द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। यानी कि सफलता आपको तभी मिलेगी, या सफलता की कुंजी वही है कि जब आप अपने गोल्स के ऊपर, आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करें, ना कि जो ऑब्स्टिकल्स या चुनौतियां आ रही हैं उनमें। क्योंकि अगर आप कोई बड़ी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको थ्रू आउट योर जर्नी, अपने पूरे सफ़र के दौरान ऑब्स्टिकल्स या चुनौतियाँ ये हर पल मिलेंगी। ठीक है, जितना बड़ा आपका टारगेट है या जितना बड़ा आपका गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स या उतने ज़्यादा चुनौतियाँ मिलेंगी। लेकिन आपको फोकस हमेशा अपने गोल के ऊपर रखना है। ऐसा नहीं कि कोई ऑब्स्टिकल अगर रास्ते में आता है तो आप उसके ऊपर फोकस करके बैठ जाएं, परेशान हो जाएं, थक जाएं, हार जाएं। ऐसा नहीं करना है। ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, चुनौतियाँ, दीज आर द पार्ट ऑफ सक्सेस। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि दीज आर द पार्ट ऑफ जर्नी। जो आपके सक्सेस की एक जर्नी होगी, उसका ये पार्ट है। ये तो होना ही होना है, आना ही आना है। चैलेंजेस, चुनौतियों के बिना आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। आप बड़े से बड़े, चाहे किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप किसी फिल्म इंडस्ट्री के किसी बड़े एक्टर एक्ट्रेस का एग्जाम्पल ले लो, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, बिना चुनौतियों के, बिना कठिनाइयों के, बिना तकलीफ़ों के और उनको पार किए बिना आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको भी अगर सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट के ऊपर फोकस करें। चुनौतियां बीच में आती जाएंगी, उन चुनौतियों को पार करते जाएं। अपने अंदर हिम्मत रखें, अपने अंदर जोश रखें, जज्बा रखें, पैशन रखें और आगे बढ़ते जाएं। और जैसे जैसे आप चुनौतियों को एक एक करके पार करते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस की डेस्टिनी है, जो सफलता की मंजिल है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 25 सितंबर 2024, वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताऊंगा कि हमारा जो सी सेट का लाइव क्लासेस हैं, जो लाइव क्लासेस का बैच है, 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है ना। अब इसके लिए भी आप कह सकते हैं कि सिर्फ 10-11 दिन के आसपास का ही समय बचा है क्लासेस शुरू होने में, और 28 सितंबर तक इसमें एनरोलमेंट हो रहा है। तो आज 25 हो गई है, तो आप लोगों के पास कुल मिला के 4 दिन का समय और है। आप लोग अगर चाहें तो इसमें कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सी सेट के जो तीनों ही सेक्शंस होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों को ही इसमें कवर किया जाएगा। सिर्फ 999 में आपको ये बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है, और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी जो अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी आपके मन में अगर है, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, दैट इज़ 9150449990, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद इसका एनरोलमेंट दोबारा से ओपन ना हो। तो कोशिश कीजिएगा कि 28 तारीख तक अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर एनरोल कर लें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको किसी ना किसी तरीके की हेल्प अगर मिलती है, तो ये मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ अमाउंट आप लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी, और मैं ये कह सकता हूँ कि उसका जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा है, वो आप लोगों को ही मिलेगा। ये सेशन जो है वो यूट्यूब पर लंबे समय तक इसी तरीके से चल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी दी हुई है, आप इसका इस्तेमाल करें और कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनका हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो एज सच फ्रंट पेज पर तो कोई बहुत खास आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं है आज। ठीक है, यहाँ पर एक फ़ोटो दिख रही है, एक इमेज दिख रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, गले लग रहे हैं
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से, क्योंकि अभी ये आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अमेरिका गए हुए थे, है ना। तो वहीं पर इसकी इनकी मुलाकात हुई है और पिछले कुछ समय में ये इनकी तीसरी मुलाकात है, ठीक है। बाकी ऐसा यहाँ पर बीच के पेजेस में कोई खास न्यूज़ नहीं है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे। तो यहाँ पर हमें एक न्यूज़ जो है वो एक आर्टिकल, बेसिकली हमें दो आर्टिकल्स हमें एक्सप्लेन पेज पर देखने हैं, ठीक है। कि इसरो का जो ये वीनस को लेकर मिशन अभी अप्रूव हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और इसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि ऑस्कर के लिए जो 97th ऑस्कर अवार्ड्स या एकेडमी अवार्ड जिनको कहा जाता है, उनके लिए भारत की तरफ से जिस फिल्म को भेजा गया है, जो ऑफिशियल एंट्री है इंडिया की तरफ से, दैट इज़ लापता लेडीज़। तो थोड़ा सा इसके बारे में अबाउट दी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। इसके बाद एडिटोरियल पेज पे कोई आर्टिकल नहीं है। आइडियाज़ पेज पर एक आर्टिकल है सी राजा मोहन का, दैट इज़ टेक डिप्लोमेसी 4.0। इस पूरे के पूरे आर्टिकल को जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट वीक भी एक आर्टिकल आया था सी राजा मोहन का, जिसको हम लोगों ने कवर किया था, बट यहाँ से नहीं किया था, है ना। उसको एक समरी फॉर्म में किया था। तो वैसे मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि क्या आपको वो तरीका कैसा लगा। सिर्फ शायद एक या दो लोगों ने उसको लेकर कमेंट किया, अपने विचार बताए, बाकी लोगों ने नहीं बताया। चलो ठीक है, खैर छोड़िए। लेकिन हम इस आर्टिकल को उसी तरीके से कवर करेंगे। मैं आप लोगों के साथ आर्टिकल शेयर भी करूँगा, एक बार पढ़िएगा, और मैं आप लोगों के साथ समरी कवर करूँगा, तो आप लोगों को वो समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल रहेगा हमारा, 3 आर्टिकल हो गए। और वर्ल्ड पेज पर एक आर्टिकल है, बेसिकली यहाँ पर तुवालू को लेकर बात की गई है कि तुवालू का जो वाटर लेवल है, जो सी लेवल है, उसके चारों तरफ वो बढ़ रहा है, और इसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये जो पूरा का पूरा आइलैंड्स है, ठीक है, जो तुवालू आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन में, ये कहीं ना कहीं डूब सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर एक और छोटी सी न्यूज़ है जो पर्सन इन न्यूज़ के रूप में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। श्रीलंका में आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले ही नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है अनुरा कुमार दिसानाइके। और यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर का भी नाम सामने आ गया है, दैट इज़ हरिणी अमारा सूर्या, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हरिणी अमारा सूर्या ने श्रीलंका की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर के रूप में 24 साल में पहली महिला प्रधानमंत्री वहाँ की बनी है, दैट इज़ हरिणी अमारा सूर्या। तो ये नाम भी आप चाहें तो पर्सन इन न्यूज़ के रूप में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चार आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो चलिए एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं यूपीएससी का, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं तो हम आप लोगों के लिए एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। ऑल इन वन का मतलब है जिसमें जनरल स्टडीज़ भी है, सब्जेक्ट वाइज जनरल स्टडीज़ आपको मिल जाता है, करंट अफेयर्स मिल जाता है पूरे 16 महीने का, जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का, और आपको सी सेट मिल जाता है जिसमें क्वांट, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही सेक्शंस हैं। ये सारी जो टेस्ट सीरीज़ है, दैट इज़ ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ इसको मैं कहूँगा। 91 टेस्ट हैं, 5300 एमसीक्यूज़ हैं, आपको ओनली एट 849 रुपीज़ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका लिंक आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये आपको ओनली एट 699 में मिल रही है। अगर सिर्फ जनरल स्टडीज़ की आप लेना चाहते हैं तो ओनली एट 449 है। अगर सिर्फ आप करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं जिसमें 16 महीने का करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है तो दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 299। और सी सेट की अगर आप लेना चाहते हैं जिसमें आपको सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं तो दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 249, ठीक है। और ये सारी के सारे जो टेस्ट सीरीज़ हैं ये हमारे ऐप और सॉरी हमारे ऐप और वेबसाइट में आपको लिस्टेड मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप इनको एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई लिंक आपको नहीं मिल रहा है, कोई लिंक ढूंढने में तकलीफ हो रही है, तो अगेन देयर इज़ नॉट एन इशू। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको जो भी लिंक्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं जिसकी ज़रूरत है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है बहुत जल्द, अब 3 तारीख से ये टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो रही है, तो इसमें भी अगर आप लोग चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं कि वाई इसरोज प्लान्ड मिशन। चलो एक काम करते हैं,
सबसे पहले जो सी राजा मोहन वाला आर्टिकल है उसकी जो समरी पार्ट मैंने आपको बताया पहले वो देख लेते हैं, देन जो बाकी 3 हाईलाइटेड आर्टिकल्स हैं वो एक साथ देखेंगे। तो आर्टिकल का टाइटल मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या है, दैट इज टेक डिप्लोमेसी 4.0। और 4.0 इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से टेक को लेकर मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर जो डिप्लोमेसी रही है वो आज के समय से नहीं है। दैट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम द नेहरू एरा, ठीक है, नेहरू के समय से वो जो है वो चल रही है ना। बीच में नेहरू का फेज़ आया, उसके बाद किस तरीके से फिर थोड़ा सा 1970s के समय में वो डिप्लोमेसी कम होती है ना। हमारा जो इंक्लिनेशन है वो टूवर्ड्स दी सोवियत यूनियन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद इंदिरा गांधी का फेज़ आएगा, राजीव गांधी का फेज़ आएगा 1980s के समय में, फिर से उस टेक डिप्लोमेसी को रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का फेज़ आएगा, मनमोहन सिंह का फेज़ आएगा, वो थर्ड फेज़ है। और इसके बाद 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत जो फेज़ चल रहा है दैट इज़ फोर्थ फेज़, ठीक है। तो इस तरीके से इन 4 फेजेज़ में पूरे जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक का जो फेज़ या जो एरा रहा है उसको 4 फेज़ में इन्होंने बांटा है और इसीलिए कहा गया है टेक डिप्लोमेसी 4.0, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको देखते हैं। मैं आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, उसको पढ़िएगा ज़रूर। मैं यहाँ पर इसको समरी के फॉर्म में कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हाल ही की यात्रा जो रीसेंट विजिट हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में जो तकनीकी सहयोग है उसके ऊपर उसकी इम्पोर्टेंस, उसके महत्व को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। ये बेसिकली जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ उनकी मीटिंग्स हुई, जो क्वाड के साथ जो क्वाड की समिट हुई है, और मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, कल ही शायद बताया था कि अमेरिका के जो बड़े बड़े टेक कंपनी के सीईओज़ हैं, ठीक है, जैसे आपके एनवीडिया के हो गए, गूगल के हो गए, या और भी जो कंपनीज हैं माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, तो उन सब के सीईओज़ के साथ भी इंटरेक्शन प्रधानमंत्री का हुआ है। तो ये बेसिकली क्या दर्शा रहा है, ये टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन दर्शा रहा है, ये चीज़ें है ना। अब द डिस्कशंस कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एरियाज़। अब किन एरियाज़ के ऊपर, किन टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ के ऊपर जो है वो बातें हुई हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स को लेकर, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इन सब के ऊपर जो है वो चर्चाएं हुई हैं। दीज एग्रीमेंट्स एम टू मॉडर्नाइज इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल बेस बेनिफिटिंग बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं ये भारत के टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल बेस को और ज़्यादा आधुनिक और ज़्यादा मॉडर्नाइज करेगा। इससे सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस दोनों में ही फ़ायदा होगा। अब ये जो एरा मैंने आपको बताया या जो ये जो फेज़ है, दिस मार्क्स द फोर्थ फेज ऑफ इंडियाज़ टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी, बट इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज़ नेशनल स्ट्रेटजी। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि भारत की जो नेशनल स्ट्रेटजी रही है उसमें टेक्नोलॉजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। अर्लियर फेजेस की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग विद द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1950s, टेक्नोलॉजी वॉज की टू इंडियाज़ मॉडर्नाइजेशन। भारत के आधुनिकीकरण में टेक्नोलॉजी जो है वो एक मुख्य भूमिका में था उस समय भी, 1950s के समय में भी। नेहरू जो हैं विद सपोर्ट फ्रॉम लीडर्स लाइक होमी भाभा established foundational initiatives in nuclear and space technology by engaging with the US, ठीक है। होमी भाभा के साथ मिलकर जो एटॉमिक उसका काम किया था, जो एटॉमिक इस्टेब्लिशमेंट्स किए थे वो भी अमेरिका के साथ मिलकर किए थे, है ना, बाकी नेशंस के साथ मिलकर किए थे। और भारत का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, भारत में जो हरित क्रांति जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1916 में 60s में, उसमें भी अमेरिका ने जो है वो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करके भारत को सपोर्ट किया था। अब इसके बाद 1970s जब आता है तो भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो थोड़ा सा एंटी अमेरिकन हो जाती है, ठीक है। और हमारा मैंने बताया कि आपको जो शिफ्ट है वो टूवर्ड्स दी सोवियत यूनियन होने लगता है, ठीक है। इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होती है। इस पीरियड में जो है हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लॉस किया, ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, क्योंकि IBM जैसी कंपनी जो है वो भारत छोड़ के चली गई, और US के जो सेमीकंडक्टर फर्म्स थे उन्होंने भी अपना फोकस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्ट किया। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अभी गए थे सिंगापुर कुछ समय पहले, और वहाँ पर हमने सेमीकंडक्टर को लेकर जब बात की थी एक आर्टिकल में,
तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सिंगापुर जो है वो एक सेमीकंडक्टर का हब बन चुका है ना, उसका एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो जो प्रोग्रेस हुई है वो यही है कि 1970s के समय में अमेरिका ने अपना जो सेमीकंडक्टर बिजनेस था वो आउटसोर्स करना शुरू किया और उन्होंने फोकस किया साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर और स्पेसिफिकली सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों के ऊपर। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है कि सेमीकंडक्टर फर्म्स जो थे अमेरिका के, उन्होंने अपना फोकस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ शिफ्ट किया। मीनवाइल कई सारे जो स्किल्ड इंडियन साइंटिस्ट थे वो यूएस चले गए, क्योंकि भारत में उनको जो है वो बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। तो ये बेसिकली एक ऐसा फेज़ था या एक ऐसा समय था 1970s का जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई थी। अब इसके बाद 1980s में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने फिर से एफर्ट्स किए टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन विद द यूएस को रिवाइव करने के लिए और टेलीकॉम और कंप्यूटिंग के ऊपर जो है वो फोकस किया। कुछ सफलता ज़रूर मिली, लेकिन इंटरनल ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस की वजह से और कुछ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स भी थे जैसे कि ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम, इसकी वजह से जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। इसके बाद 1998 में भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किए तो उस समय भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो थोड़ा सा ख़राब हो गए। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद यूएस की पॉलिसी कुछ समय के बाद चेंज होती है और 2005 में इंडिया और यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील होती है अंडर प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब जब जवाहरलाल ये अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह का दौर होता है उस समय पे। हाउएवर पॉलिटिकल डिविजन्स रहे, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस रहे भारत में, इसकी वजह से हम इन डील्स का जो पूरा पोटेंशियल था, जो पूरी क्षमता था, उसको पूरी तरीके से रियलाइज़ नहीं कर पाए। अब इसके बाद जो चौथा फेज शुरू होता है टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी का, वो 2014 के बाद शुरू होता है जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में नई ऊर्जा भरी। यूएस और इंडिया, इन्होंने अपने कोलैबोरेशन को एक्सपेंड किया है टू इंक्लूड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एआई और सेमीकंडक्टर्स, इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। यूएस ने जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया है कि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा, एक बढ़ता हुआ स्ट्रेटेजिक थ्रेट है और इसी की वजह से वो भारत के साथ डीपर, मतलब बहुत ज़्यादा डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप कर रहा है अंडर सक्सेसिव यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस। मतलब जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय से लेकर जो बाइडेन के समय तक उसको ये पता लग रहा है कि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, खतरा है, और इसी की वजह से वो भारत के साथ डिफेंस में भी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी पार्टनरशिप्स जो हैं उनको बढ़ा रहा है। 2023 का एक ICET हुआ, दैट इज़ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इसने इस पार्टनरशिप को और ज़्यादा सॉलिडिफाई किया, मजबूत किया एंड इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि जो ग्लोबल डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर कम हो, है ना, और टेक्नोलॉजी अलायंसेस जो हैं वो बनाए जाएं। अगर आपने इस साल का जो GS पेपर 2 हुआ है अभी हाल ही में, जो इस वीकेंड पेपर हुआ है मेंस का, उसमें अगर आपने एक क्वेश्चन देखा हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वो अभी यूपीएससी ने आई थिंक पेपर अपलोड नहीं किया है, बट मैं कहीं पर पेपर देख रहा था, ऐसे ही टेलीग्राम वगैरह पर किसी ग्रुप में शायद शेयर किया था, तो उसमें एक क्वेश्चन जो है वो ये था, ठीक है, कि ये चाइना किस तरीके से, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो अमेरिका है खासकर, वो किस तरीके से चाइना को एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट मानता है और चाइना को एक तरीके से साइडलाइन करते हुए वो कैसे ये कर रहा है। मतलब जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है ना कि चाइना से, मतलब ग्लोबल डिपेंडेंस जो है वो चाइना के ऊपर कम कर रहा है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था। ठीक है, और इस इशू के ऊपर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों ने शायद वो पेपर या क्वेश्चन देखा होगा। मेरे ख्याल से यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर तो अभी शेयर नहीं किया है, अगर मैं एक बार चेक करूं, लेट मी चेक, मेरे ख्याल से तो नहीं किया है सर्च से वो, क्योंकि अभी अगले हफ्ते भी, मतलब इस वीकेंड में भी पेपर होंगे ना ऑप्शनल वगैरह के, तो उसके बाद आई थिंक शेयर किया जाएगा पेपर ऑफिशियली। अभी नहीं आया, अभी CDS और यही है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, बट वो क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है डेफिनेटली, इस बार का जो अभी पेपर हुआ है वीकेंड में उसमें वो क्वेश्चन आया है। अब इसके बाद लिखा है कि जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, लेकिन इंडिया में कुछ डोमेस्टिक चैलेंजेस भी हैं, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस एंड द नीड फॉर रिफॉर्म्स इन इंडियाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर कुड लिमिट द फुल पोटेंशियल ऑफ दीज पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें करनी होंगी, थोड़ा सा मतलब ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है
और इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट या रिफॉर्म्स करने होंगे, ताकि इन पार्टनरशिप्स का जो फुल पोटेंशियल है उसको हम पूरी तरीके से रियलाइज़ कर सकें, अदरवाइज़ हम उसको पूरी तरीके से रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लिखा गया है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए इंडिया को जो इंटरनल इनएफिशिएंसीज़ हैं उनको थोड़ा सा एड्रेस करना होगा और अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्या करना होगा, मॉडर्नाइज करना होगा, आधुनिक बनाना होगा। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल आप लोग, मैंने जो समरी के फॉर्म में कवर किया, आई होप आपको समझ में आया। लेकिन इसका जो मैं आपको मेन आर्टिकल आया हुआ है न्यूज़पेपर में वो शेयर ज़रूर करूँगा। समरी अगर आपको समझ में आ गई हो तो एक बार वो आर्टिकल को आप लोग पढ़िएगा, वो भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं ये बात ज़रूर चाहूँगा कि एक बार आप लोग अपना फीडबैक इस चीज़ को लेकर ज़रूर शेयर करें कि ये आपको तरीका कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल्स को मैंने अब सोचा है कि अगर कोई ऐसा एडिटोरियल नहीं होगा जिसमें, मतलब कुछ एडिटोरियल्स तो ऐसे होते हैं ना कि जिसमें आपको हर पैराग्राफ में कुछ डेटा या कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसकी समरी बनाने का तो कोई फिर फ़ायदा है नहीं, वो तो पूरा का पूरा ऐसे ही कवर करना पड़ता है। बट कोई इस तरीके के एडिटोरियल्स हैं जिनमें बातों को समझाया गया है ना, तो वो अगर इस तरीके से कवर किए जाएँ तो मुझे लगता है कि उसके दो बेनिफिट हैं। एक तो थोड़ा सा हमारा टाइम सेव होगा, है ना, और दूसरा ये फ़ायदा भी है कि जैसे आपने वो वाला आर्टिकल पढ़ेंगे आप न्यूज़पेपर का जो मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, और आपने एक बार ये पढ़ लिया तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे उस बड़े पूरे के पूरे बेयर आर्टिकल में से कैसे इस तरीके के पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप ये चीज़ पढ़ेंगे एक बार फिर से, तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है वो ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें सभी बातें आ गई हैं जो उस आर्टिकल में लिखी गई हैं। ठीक है, तो इससे ये भी एक फ़ायदा होगा, इससे आप लोग ये भी चीज़ सीख पाएंगे कि कैसे किसी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल में से या एडिटोरियल में से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं नोट्स मेकिंग के लिए। ठीक है ना, चलिए, तो आई होप समझ रहे हैं बात। चलो, अब हम लोग बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं क्या है। जो मैंने आपको बताया था एडिटोरियल, ये एक्सप्लेन पेज के दो आर्टिकल हैं और एक वो वर्ल्ड पेज वाला है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि वाई इसरोज प्लान्ड मिशन टू वीनस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसरो का जो प्लान्ड मिशन है वीनस में वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि यूनियन कैबिनेट ने पिछले हफ्ते अप्रूव किया है इंडिया का पहला मिशन टू प्लानट वीनस। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, चार जो प्लान्स हैं उनको अप्रूवल दिया गया था, उनमें से एक प्लान ये भी था। तो इसमें यही लिखा है कि पिछले हफ्ते यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है फर्स्ट मिशन टू प्लैनेट वीनस, और इसरो का एम है कि ये लॉन्च किया जाएगा मार्च 2028 में। मतलब अभी तो लगभग आप कह सकते हैं कि 3.5 साल के आसपास का समय है। और ये इंडिया का सेकंड इंटर प्लानिटरी मिशन होगा। इंटर प्लानिटरी का मतलब है कि किसी दूसरे प्लैनेट में। ठीक है, ये उसका दूसरा इस तरीके का मिशन होगा, क्योंकि इससे पहला जो इंटर प्लानिटरी मिशन हो चुका है दैट इज MOM, है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। अब जो मिशन स्पेसक्राफ्ट है जो ऑर्बिट करेगा वीनस को, उसमें कुछ ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो वीनस की सरफेस को, उसके एटमॉस्फेयर को, उसके आइनोस्फेयर को और उसका जो इंटरेक्शन है विद द सन उसको क्या करेगा, स्टडी करेगा। अब वीनस को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, वीनस को जनरली रेफर किया जाता है एज अर्थ ट्विन। ठीक है, अर्थ के जुड़वा यानी कि पृथ्वी के जुड़वा के रूप में इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों प्लैनेट्स यानी कि अर्थ और वीनस जो हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, इनका जो मास है, इनकी जो डेंसिटी है, जो साइज़ है, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। और इम्पॉर्टेंटली ये माना जाता था कि यहाँ पर मतलब वीनस में जो है वो कभी लिक्विड वाटर, ठीक है, पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में हुआ करता था इन द पास्ट। और बहुत लंबे समय तक साइंटिस्ट ये भी मानते थे कि वीनस जो है वो भी अर्थ की तरह ही लाइफ को सपोर्ट करता है, ऐसा माना जाता था। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ट्विन्स तो कहा जाता है इसको, लेकिन फिर भी ये हमारे प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। देखो,
यहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वीनस की मैं बात कर रहा हूँ, वीनस का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 462 डिग्री सेल्सियस, और ये मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है। हालांकि आपको पता होगा कि जो हमारे प्लैनेट्स की सीक्वेंस है इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में, सन से वो मरकरी है सबसे पहला, देन यू हैव वीनस, देन यू हैव अर्थ, देन यू हैव मार्स, ठीक है। उसके बाद फिर आगे वाले आते हैं जिनको आप गैस जाइंट प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो ये शुरुआती चार की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्लोजेस्ट टू द सन, सन के सबसे नज़दीक इज मार्स, सॉरी मरकरी, है ना, मरकरी, देन यू हैव वीनस सेकंड नंबर पे, देन यू हैव अर्थ थर्ड नंबर पर, और देन यू हैव मार्स, ठीक है। तो ये मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है, जबकि मरकरी सन के सबसे नज़दीक है, बट ये उससे भी ज़्यादा गर्म है। और साइंटिस्ट का कहना है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ अ रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि जो वीनस, ये सारी मतलब एक तरीके से साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का ये मानना रहा है कि यहाँ पर जो इसकी सरफेस पर कभी पानी रहा होगा, वो पानी जो है क्या हुआ, क्योंकि ये सन के नज़दीक तो है ही है, सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू द सन, तो टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, तो सन के नज़दीक होने की वजह से इसका जो पानी है वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है। पानी जो है वो भाप बन के उड़ गया, वाष्पीकरण हो गया पानी का। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि पानी जो है, या जो पानी वाटर वेपर बना, जो भाप बनी, वो ग्रीन हाउस गैस है ना। आपको पता होगा कि वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। अब वो ग्रीन हाउस गैस बना तो पानी सारा का सारा इवेपोरेट हुआ, ग्रीन हाउस गैस बनी, और ग्रीन हाउस गैस जब बनती है तो ये आपको पता है कि होता क्या है कि उससे फिर वो हीट को एक तरीके से ट्रैप कर लेता है ना। अर्थ के ऊपर भी जब ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं तो वो कैसे काम करते हैं, या आपने अगर वो जो नर्सरीज वगैरह में, जो प्लांट नर्सरीज में जो पॉली हाउसेस बने होते हैं, अगर आपने कभी वो देखे हो, ठीक है। या एक और इसका रियल लाइफ एग्जांपल है, अगर आपने जैसे कोई मान लीजिए कोई कार वगैरह है, पूरी तरीके से बंद है चारों तरफ से, ठीक है, सारे शीशे वगैरह बंद है, दरवाजे बंद है, और अगर वो गाड़ी कहीं धूप वगैरह में खड़ी है, तो आप जैसे ही उस गाड़ी को खोल के उसके अंदर जाएंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना। तो उसी तरीके का ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर भी होता है कि जो भाप है वो ग्रीन हाउस गैस है, वो एक शील्ड या एक कवर सा बना देगी, और उसकी वजह से ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, फिर और वाटर इवेपोरेट होगा। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, और उसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा वहाँ साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है, कि ऐसा वहाँ पर हुआ है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सरफेस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रेशर फेल्ट अंडरनीथ द ओशियंस ऑन अर्थ। अर्थ में जितना प्रेशर ओशियंस के अंदर एक्सपीरियंस किया जाता है, उतना प्रेशर यहाँ पर है। क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी, थोड़ा सा भी साइंस या फिजिक्स अगर आपको याद है, तो प्रेशर एट द सरफेस से आप जितना नीचे जाते जाएंगे, है ना, बिलो द सरफेस आप जितना जाएंगे, प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर आप सरफेस से ऊपर की तरफ उठते हैं तो प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है, नीचे आप जाएंगे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए बताया गया है कि जितना प्रेशर ओशियंस के अंदर, ठीक है, ओशियन के अंदर एक्सपीरियंस किया जाता है, उतना ही प्रेशर यहाँ पर नॉर्मल है, उतना ही यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से 93 टाइम्स थिक है। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि जैसे हम कहीं पर भी खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, लेयर्स ऑफ एयर है ना, एटमॉस्फेयर है। तो वो जो एटमॉस्फेयर या जो लेयर ऑफ एयर है वो हमारे ऊपर कुछ प्रेशर डाल रही है, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने ये चीज़ सुनी होगी, एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं या जब भी आप हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना आप हाइट पे जाते जाएंगे उतना आपके ऊपर जो एयर कॉलम है वो कम हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा इसको अगर एक छोटा सा ऐसी एक रफ डायग्राम बना के समझाऊं तो आपको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्ट जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये कोई इस तरीके का हिली एरिया है और ये प्लेन एरिया है, ठीक है, ये एक हिली एरिया है। हिली एरिया मतलब आप
कह सकते हैं हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ठीक है, और ये आपका जो है दिस इज़ योर प्लेन एरिया, ठीक है। अब इन दोनों ही एरियाज़ के ऊपर, ये दोनों तो ज़मीन के एरियाज़ हैं, अब इन दोनों ही एरियाज़ के ऊपर क्या होगा, इन दोनों ही एरियाज़ के ऊपर सपोज कर लीजिए यहाँ तक आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पर क्या होगा, पूरे में हवा होगी, हवा होगी नहीं होगी, अगर एटमॉस्फेयर है तो ये हवा होगी, पूरी एयर होगी, ठीक। अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इफ़ एनी पर्सन इज स्टैंडिंग एट दिस प्लेस, है ना, तो इसके ऊपर जो हवा है वो इतनी हवा का दबाव पड़ेगा, हवा का दबाव ज़्यादा हवा है, ठीक है, तो ज़्यादा हवा का दबाव इस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। और वहीं अगर ये व्यक्ति जो है, ये पर्सन जो है, अगर हिली एरिया में चला गया तो इसके ऊपर जो हवा का दबाव पड़ेगा वो कम हवा का दबाव पड़ेगा, यस और नो। तो ज़्यादा हवा का दबाव अगर पड़ेगा तो यहाँ पर यानी कि प्लेन एरिया में एज कंपेयर टू हिली एरिया द पर्सन विल एक्सपीरियंस मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो एक्सपीरियंस करेगा वो हाई होगा, है ना, और यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो एक्सपीरियंस करेगा एट हाई एल्टीट्यूड या एट हिली एरियाज वो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एयर कॉलम है उसकी हाइट छोटी है ना, कम हवा जो है वो इस व्यक्ति के ऊपर दबाव डाल रही है, और यहाँ पर इस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है हवा का, क्योंकि जो एयर कॉलम की हाइट है वो ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्लेन एरियाज़ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पर, सॉरी, यहाँ पर ज़्यादा होगा, दिस विल बी हाई। अच्छा, ये एरो से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हाई लिख लो, दिस इज़ हाई, और यहाँ पर जो है दिस विल बी लो, ठीक है। लो के पीछे कारण मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एयर कॉलम है उसकी हाइट कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, और हाइट अगर कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ठीक है, समझ गए बात। चलो, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वीनस के एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के थिकनेस के कंपैरिजन में 93 टाइम्स ज़्यादा है। तो यानी कि 93 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब एटमॉस्फेयर ज़्यादा थिक है, और ज़्यादा थिक एटमॉस्फेयर होने का मतलब क्या है कि एयर कॉलम जो है वो ज़्यादा थिक होगा, और ज़्यादा थिक एयर कॉलम होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर डालेगा, ठीक है ना, समझ गए बात। अब इसके बाद आगे लिखा है, 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, एक तो सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरा प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये लिखा गया है कि कोई भी वीनस लैंडर, यानी कि कोई भी चीज़ जो वीनस के ऊपर लैंड करती है वो इस प्लेनेट के ऊपर कपल ऑफ आवर्स से ज़्यादा, यानी कि 1-2 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि दो इसके पीछे कारण है, एक है हीट और दूसरा है प्रेशर। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा है, और हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, हम किस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं कि अर्थ और वीनस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट यह लिखा है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एक तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है, थिक है, और उसमें से भी 96.5% जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या, इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पर, है ना। हमारे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, इट हैज़ नाइट्रोजन, ठीक है, सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस तो बहुत कम है। यहाँ पर 96% तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन है सिर्फ 3%, और बाकी गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, हीलियम, ये बहुत कम है, ठीक है। ऑक्सीजन का तो यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं दिख रहा, और लाइफ के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। एटमॉस्फेयर में जो है वो क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर एसिड रेन जो है वो भी बहुत कॉमन है, ठीक। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया डिफरेंस का। इसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि वीनस जो है वो अपनी एक्सेस पर बहुत स्लो, अपनी एक्सेस पर मतलब अपनी एक्सेस के चारों तरफ, मतलब जो रोटेशन है वो इसका बहुत स्लो है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। यानी कि वीनस पर जो एक रोटेशन होता है वो अर्थ के 243 डेज के बराबर है। मतलब रोटेशन होने से क्या होता है, दिन और रात होता है ना, तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि अर्थ के 243 दिन में एक बार दिन और एक बार रात आती है, तो इसका जो रोटेशन है वो बहुत स्लो है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। एक तो मैंने आपको बताया कि सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तीसरा जो इसके एटमॉस्फेरिक की कंपोजिशन है वो इस तरीके की है
कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 96-97% के आसपास, और बाकी जो इसकी रोटेशन है अबाउट इट्स ओन एक्सिस वो भी बहुत कम है, ठीक है। अच्छा चलो, मैं यहाँ से आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, उसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा कि हाउ मच टाइम डज वीनस टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, यहाँ पर रोटेशन तो बता ही दिया कि 243 अर्थ डेज के बराबर में एक बार ये रोटेट करता है, तो रोटेशन तो समझ में आ गया। मतलब यहाँ का जो दिन है, मतलब वीनस का जो एक दिन है और एक रात है, वो यहाँ के 243 दिन और रात के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये तो डेज का हो गया, डे और नाइट का, कि जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, लेकिन ये रिवॉल्व भी तो कर रहा है अराउंड दी सन। तो ये अराउंड दी सन कितने समय में रोटेट रिवॉल्व करता है, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इसका 1 राउंड अराउंड दी सन, मतलब इसका आप कहिए कि वीनस का जो एक ईयर है, एक ईयर यानी कि एक साल जो है, वो कितने समय का होता है एज कंपेयर टू दी अर्थ ईयर्स, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके बाद आगे लिखा है कि साइंटिस्ट जो हैं वो इन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को बिटवीन द अर्थ एंड द वीनस, इनको स्टडी कर रहे हैं ये समझने के लिए कि हमारा जो प्लेनेट है वो कैसे इवॉल्व हुआ, उसको बेटर समझने के लिए, एंड वाई इट बिकेम हॉस्पिटेबल टू लाइफ कंपेयर टू इट्स ट्विंस, है ना। क्योंकि इसको ट्विंस तो माना ही जाता है अर्थ और वीनस को, लेकिन यहाँ पर तो लाइफ है नहीं, और हमारा प्लेनेट कैसे हॉस्पिटेबल टू लाइफ बन गया कि यहाँ पर लाइफ सर्वाइव कर पा रही है, तो उस चीज़ को साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं। अब व्हाट विल इसरोज वीनस मिशन लुक लाइक, इसरो का जो वीनस मिशन है वो कैसा दिखाई देगा, तो इसको लेकर ये बताया गया है कि अर्थ और वीनस जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं एक बार 19 महीने में, ठीक है। 19 महीने में ये नज़दीक आते हैं, और इसीलिए जो लॉन्चिंग, इस प्लैनेट पर जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की जो विंडो है वो काफ़ी छोटी रहेगी, क्योंकि उस 19 महीने के बाद जब वो सबसे नज़दीक होंगे तभी इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और बहुत छोटे समय के लिए ही रहेंगे, क्योंकि फिर दूर होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये मिशन जो है वो 2023 के लिए पहले था कि 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि मार्च 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। और विद द स्पेसक्राफ्ट सेट टू टेक अराउंड 140 डेज आफ्टर एग्जिटिंग द अर्थ्स ऑर्बिट टू रीच द प्लैनेट, और एक बार अर्थ के ऑर्बिट को एग्जिट करने के बाद लगभग स्पेसक्राफ्ट को वीनस तक पहुंचने में 140 दिन का समय, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 5 महीने के आसपास का समय लगेगा। स्पेसक्राफ्ट जो है वो उसी तरीके की ट्रेजेक्ट्री या पाथ फॉलो करेगा जैसा इसरो के बाकी एक्सप्लोरेशन मिशंस फॉलो करते हैं। पहले ये अर्थ के ऑर्बिट में स्पीड गेन करेगा, ठीक है, जैसे होता है ना कि अर्थ के मैन्यूवर्स दिए जाते हैं और उसके ऑर्बिट बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर इसको स्लिंग शॉट किया जाएगा टूवर्ड्स द वीनस, मतलब पहले ये अर्थ के मैन्यूवर्स कर करके इसके ऑर्बिट बढ़ाए जाएंगे, उसके बाद इसको टूवर्ड्स द वीनस स्लिंग शॉट मारा जाएगा, और स्लिंग शॉट मारने के बाद जब ये उधर पहुंच जाएगा वीनस के नज़दीक, तो फिर इसको वीनस के ऑर्बिट में कैप्चर कर लिया जाएगा, ठीक है। ये जो मिशन है ये साइंटिफिक पेलोड्स कैरी करेगा अराउंड 100 kg के, और प्रपोजल्स फॉर एटलीस्ट 17 इंडियन एंड 7 इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट्स सेलेक्ट किए गए थे इस मिशन के लिए 2019 में। इंडियन पेलोड जो हैं उसमें एल और एस बैंड के सिंथेटिक अपर्चर रडार होंगे जो इसकी सरफेस की इमेजिंग करेंगे, सरफेस की इमेज वगैरह लेंगे। थर्मल कैमरा होगा, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जो इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स के फ्लो को स्टडी करेगा, है ना। और एक एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा जो हाई एनर्जी पार्टिकल जो वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका आयनाइजेशन हो रहा है उसको स्टडी करेगा। और एक एक्सपेरिमेंट होगा जो इसके एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, वेरिएबिलिटी और थर्मल स्टेट को स्टडी करेगा। अब वीनस का मिशन जो है वो इसरो के पुराने या जो प्रीवियस मिशंस रहे हैं उनसे कैसे अलग होगा, तो पहली बात तो यह है कि वीनस का मिशन जो है दैट विल बी द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू परफॉर्म एरो ब्रेकिंग। ये इंडिया की तरफ से ऐसा पहला मिशन होगा जिसमें एरो ब्रेकिंग होगी। अभी एरो ब्रेकिंग क्या होती है, देखो, सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट को हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में रखा जाएगा। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब आई होप आप समझते ही हैं कि एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा, तो 500 किलोमीटर क्रॉस 60,000 किलोमीटर अराउंड वीनस, वहाँ पर इसको रखा जाएगा, है ना। और ये फ्यूल कंसिडरेशन की वजह से है कि कम फ्यूल खर्च हो। हाउएवर इस तरीके का ऑर्बिट जो है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वहीं पर अब इसी के बाद जो है वो एरो ब्रेकिंग की जाएगी। उसके बाद इसको धीमे धीमे जो है वो इसका ऑर्बिट कम करके
300 किलोमीटर क्रॉस 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर क्रॉस 600 किलोमीटर में लाया जाएगा। और स्पेसक्राफ्ट जो है वो उसके बाद वीनस की सरफेस से लगभग 140 किलोमीटर पर लाया जाएगा, है ना। और उसके बाद इट विल स्किम थ्रू द आउटर लेयर ऑफ द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, और उसके बाद ये प्लैनेट की जो मतलब वीनस के जो एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर हैं उसके थ्रू पास करेगा, ठीक है। दिस विल क्रिएट ड्रैग एंड स्लो डाउन द एटमॉस्फेयर, दस ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द ऑर्बिट। तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि उसमें क्योंकि एटमॉस्फेयर से उसको एक फ्रिक्शन मिलेगा तो ड्रैग पैदा होगी, है ना, और उसकी वजह से ये इसका जो ऑर्बिट है वो धीमे धीमे कम होगा। अब इसके बाद लिखा है कि इट विल टेक रफली 6 months ऑफ मैन्यूवरिंग फॉर द स्पेसक्राफ्ट टू रीच द इंटेंडेड ऑर्बिट, ठीक है। 2022 में जो है वीनस को लेकर एक वीनस साइंस मीट हुई थी, उसमें इसरो के साइंटिस्ट ने यह बताया था कि लगभग 6 महीने के आसपास की मैन्यूवरिंग लगेगी इसको जिस ऑर्बिट तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने में। और एक बार ये वहां से वहां तक पहुंच गया तो सैटेलाइट जो है वो कम्प्लीटली प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को एग्जिट कर देगा, ये इंश्योर करने के लिए कि वो इससे ज़्यादा स्लो डाउन ना हो और बर्न फ्यूल टू प्रिवेंट द ऑर्बिट फ्रॉम फर्दर रिड्यूसिंग, ठीक है, कि वो इससे ज़्यादा स्लो भी ना हो और उसका ज़्यादा फ्यूल भी बर्न ना हो, क्योंकि अदरवाइज उसका ऑर्बिट फिर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसा मिशन है जिसमें लैंडिंग नहीं होनी है, ठीक है, लैंडिंग नहीं होनी है, सिर्फ ये ऑर्बिट में घूमेगा वहाँ पर और वहीं से एक्सपेरिमेंट्स होंगे। व्हाट आर सम अदर मिशंस प्लान टू स्टडी द वीनस। अब वीनस को स्टडी करने के लिए और देशों के मिशन की अगर हम बात करें तो पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा या जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था उसके द्वारा, जापान के द्वारा, और जापान और यूएस ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोलैबोरेशन के थ्रू कई सारे ऐसे मिशंस हो चुके हैं वीनस को स्टडी करने के लिए। और अभी भी कुछ और मिशंस प्लान्ड हैं, जैसे कि यूएस ने प्लान किया है कम से कम 2 मिशंस, ठीक है। एक दा विंसी है 2029 में और एक 2031 में वेरिटास है। ये दोनों के दोनों मिशंस नासा की तरफ से हैं जो वीनस की स्टडी करने के लिए प्लान किए गए हैं। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी प्लान किया है एक मिशन दैट इज़ एनविजन, ठीक है, 2030 का। लेकिन इन सबसे पहले हमारा जो मिशन है 2028 में वो लॉन्च हो सकता है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्लियर हो गई बात। तो साइंस एंड टेक का ये आर्टिकल रहेगा और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद अगले आर्टिकल को देखते हैं, ये वाला, विद लापता लेडीज इंडियाज ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री हाउ सिलेक्शन वर्क्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, मैं वही पढ़ूंगा, बाकी अगर आप चाहें जो अदर पॉइंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है लापता लेडीज़, इसको डायरेक्ट किया हुआ है किरण राव के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार यूपीएससी में तो नहीं चांसेस हैं बट और किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि लापता लेडीज़ जो मूवी अभी सेंड की गई है ऑस्कर के लिए, उसके डायरेक्टर का नाम क्या है, तो याद रखिएगा किरण राव। ये बन जाती है इंडिया की ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 97th अकेडमी अवार्ड्स। ये ध्यान रखिएगा कि किस कैटेगरी में भेजा गया है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ठीक है, इस कैटेगरी में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है ना, इसके लिए भेजा गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने इस फिल्म का सिलेक्शन किया है चेन्नई में। टोटल 29 मूवीज़ को कंसिडर किया गया था, जिसमें पायल कपाडिया की जो केन्स में विनर थी, दैट इज़ ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये मूवी भी थी। इसके बाद आनंद एकादशी की नेशनल अवार्ड विनिंग अट्टाम मूवी भी थी, और संदीप रेड्डी वंगा की कंट्रोवर्शियल ब्लॉकबस्टर एनिमल, ये मूवीज़ भी जो हैं इनको भी कंसिडर किया गया, लेकिन फाइनली भेजा किसको गया है, लापता लेडीज़ को। अब यहाँ पर ये एफएफआई जो है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी अगर हम बात करें तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर खुद को डिस्क्राइब किया है एज द पेरेंट बॉडी ऑफ ऑल लीडिंग फिल्म एसोसिएशंस इन इंडिया। भारत में जितने भी मुख्य फिल्म एसोसिएशंस हैं ये उनकी पेरेंट बॉडी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग कॉमर्स इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड वॉच ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड अलाइड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स, ठीक है। मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के और जो उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं उसके इंटरेस्ट, उसके हितों को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, ये इसका मेन काम बताया गया है। जिसमें प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म के जो एग्जिबिटर्स हैं उन सब के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, और जो भी व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है उसके इंटरेस्ट को भी ध्यान रखना है। तो ऐसा इनका मेन काम यहाँ पर बताया गया है।
साथ ही साथ इनका ये भी एम है कि फिल्म इंडस्ट्री को पॉपुलराइज करना और फिल्म इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो मूवीज़ वगैरह हैं, उनको भारत में और विदेश में प्रचलित करना, है ना, उनको पॉपुलराइज करना, ये इनका काम है। ये 13 मेंबर की एक जूरी अपॉइंट करती है जो डिसाइड करती है कि एकेडमी अवार्ड्स में कौन सी फिल्म भेजी जाएगी। तो ये जूरी को अपॉइंट करना वो भी इसी का काम है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का। अब ये मेंबर जो हैं वो सीनियर क्वालिफाइड पीपल होते हैं फ्रॉम द क्रिएटिव फील्ड। ठीक है, क्रिएटिव फील्ड ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और इस जूरी के एक चेयरपर्सन भी होते हैं जो अभी आसामी एक डायरेक्टर हैं, दैट इज जहानू बरुआ। इनको भी एफएफआई के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। अब एफएफआई मूवीज़ को या ये जो एंट्रीज है इनको कैसे सेलेक्ट करता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है जिसको एफएफआई के प्रेसिडेंट हेड करते हैं, जो अभी हैं करेंटली रवि कोट्टाराकरा, तो ये कमेटी बेसिकली क्या करती है कि फिल्म मेकर्स को इनवाइट करती है कि वो अपने सिनेमैटिक वर्क्स, मतलब उनकी जो भी मूवीज़ वगैरह हैं, उसको जूरी के इवेल्युएशन के लिए सबमिट करें। अब सबमिशन जो है वो एकेडमी के एलिजिबिलिटी रूल्स इनको फुलफिल करने चाहिए, जैसे कि फिल्म जो है वो कम से कम 40 मिनट लंबी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह और ये सब भी बनते हैं तो वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 40 मिनट लेंथ उसकी होनी चाहिए। और प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के बाहर बनी हुई होनी चाहिए। ठीक, ये क्राइटेरिया है। उस मूवी के या उस जो भी सबमिशन किया जा रहा है उसके 50% से ज़्यादा डायलॉग नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। एंड इट शुड हैव एटलीस्ट अ 7-day थिएट्रिकल रिलीज बिटवीन दिस एंड दिस डेट। ठीक है, 1 नवंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 के बीच में कम से कम 7 दिन की थिएट्रिकल रिलीज उसकी होनी चाहिए। मतलब 7 दिन के लिए कम से कम वो थिएटर में मूवी रिलीज या जो भी सिनेमैटिक वर्क है वो थिएटर में रिलीज होना चाहिए। इसके बाद 1.25 रुपये 1.25 लाख रुपीज़ जो हैं वो भी सबमिशन में के साथ देने होते हैं, तब जाके सबमिशन कंप्लीट होता है। और इन सब के बाद जो जूरी है, जो 13 मेंबर्स की जूरी है, वो उन मूवीज़ को ठीक है, वो उन मूवीज़ को क्या करती है, द फिल्म्स हैव बीन स्क्रीन्ड, द फाइनल चॉइस इज डिसाइडेड बाय वोट। वो सारी मूवीज़ को देखते हैं और उसके बाद वोट के थ्रू उन चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूवी जो है वो भेजनी है। ठीक है, अब व्हाट इज़ द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। तो एकेडमी अवार्ड्स जो है, जो ऑस्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो कंट्रीज इनवाइट कंट्रीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू सेंड देयर बेस्ट फिल्म टू कम्पीट फॉर द प्राइज़। तो वो दुनिया के देशों को इनवाइट करती है कि आपके वहाँ की जो सबसे बढ़िया मूवी है, जो सबसे बेस्ट फिल्म है, उसको आप इस प्राइज़ के लिए कम्पीट करने के लिए भेजिए। अब सेलेक्शन ऑफ दैट फिल्म शैल बी मेड बाय one approved organization, jury or committee of which at least 50% must include artists and or crafts people from the field of motion pictures। तो उसमें यही बताया गया है कि जो भी मूवी भेजी जाएगी वो उसका सिलेक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन, जूरी या कमेटी के थ्रू होना चाहिए, और उसमें भी 50% ऐसे लोग होने चाहिए जो उस फील्ड से जुड़े हुए हों। ठीक है, अब जो फाइनल नॉमिनेशन है वो वोटिंग के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। एक प्रिलिमिनरी कमेटी है, वो क्या करती है कि एलिजिबल सबमिशंस को, मतलब जितने भी सबमिशंस हुए हैं उनको वो पहले देखते हैं और उसके बाद सीक्रेट बैलेट से वोट करते हैं। और 15 फिल्म्स को जो है, मतलब पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो 15 फिल्म्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद एक नॉमिनेटिंग कमेटी है, वो इन फिल्म्स को देखती है और फिर वो सीक्रेट बैलेट से वोट करके फाइनल 5 नॉमिनीज जो हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद फिर जो एकेडमी के मेंबर्स हैं वो विनर के लिए वोट करते हैं। ठीक है, तो मतलब दुनिया की जितनी भी मूवीज़ आएंगी पहले उनको प्रिलिमिनरी कमेटी देखेगी, वोट करेगी और 15 मूवीज़ छांटेगी। उसके बाद एक नॉमिनेटिंग कमेटी है, वो फिर से देखेगी, फिर वोट करेगी, वो 5 छांटेगी और उन 5 में से जो हैं वो फाइनल राउंड में जो ये एकेडमी मेंबर्स हैं वो विनर के लिए वोट करेंगे। अभी तक 3 ऐसी मूवीज़ हैं जो फाइनल नॉमिनेशंस तक पहुंची है। 1957 की मदर इंडिया, 1988 की सलाम बॉम्बे और 2001 की लगान। ये सारी की सारी मूवीज़ जो हैं वो हिंदी में थी। और पिछले साल जो भारत की तरफ से मूवी भेजी गई थी ऑस्कर्स के लिए, वो थी एक मलयालम फिल्म, दैट इज़ 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। और केरला में जो फ्लड्स आए थे उसको लेकर ये मूवी बनाई गई थी और पिछले साल की ये सबमिशन थी। इस साल का जो एंट्री है वो मैंने आपको बताई दिया, दैट इज़ लापता लेडीज़। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अबाउट
ये जो किस तरीके से मतलब सिलेक्शन होता है और ये सब चीज़ें, ये हमने देख लिया। बाकी मूवी में क्या कहानी है वो हमें नहीं देखना है, ठीक है। अगर वो आपको देखना है एज सच तो आप मूवी देखिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, वो दिया भी नहीं है वैसे ज़्यादा, और उसको डिस्कस भी हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो थोड़ा सा अलग है। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर तुवालू वाला जो आर्टिकल है कि सिंकिंग तुवालू फाइट्स टू कीप इट्स मैरीटाइम बाउंड्रीज एज सी लेवल राइजेस, ठीक है। तो तुवालू और उसके जो 11,000 लोग हैं जो इसके 9 अटॉल्स में रहते हैं स्कैटर्ड अक्रॉस द पैसिफिक आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। रनिंग आउट ऑफ टाइम मतलब वही है कि इनके पास समय की कमी है, क्योंकि सी लेवल जो है वो राइज कर रहा है। तो तुवालू जिसका मीन एलिवेशन सिर्फ 2 मीटर है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, सिर्फ 2 मीटर, ठीक है। इसमें ये देखा गया है कि पिछले 3 दशकों में जो सी लेवल राइज हुआ है वो 15 सेंटीमीटर का रहा है, ठीक है। 1.5 टाइम्स द ग्लोबल एवरेज, यानी कि ग्लोबल एवरेज का लगभग 1.5 गुना। 2050 तक नासा के साइंटिस्ट ने ये प्रोजेक्ट किया है कि जो डेली टाइड्स आते हैं वो यहाँ के मेन अटॉल जो है दैट इज़ फूनाफूटी, जो इसकी कैपिटल भी है, उसको सबमर्ज कर देंगे। उसका हाफ जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लगभग तुवालू के 60% लोग रहते हैं। और यहाँ पर मतलब लोग ऐसी जगहों पर भी रहते हैं जहाँ पर जो स्ट्रिप ऑफ लैंड है वो सिर्फ 20 मीटर चौड़ी है, ठीक है। तो लाइफ यहाँ पर जो है वो चेंज कर रही है। और तुआलंस जो है मतलब जो यहाँ के लोग हैं वो रेन वाटर टैंक्स के ऊपर और जो सेंट्रल रेज्ड गार्डन है उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करने के लिए, क्योंकि सॉल्ट वाटर अगर चारों तरफ से भर रहा है पानी तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर असर के ऊपर असर पड़ रहा है ना, क्रॉप्स वगैरह के ऊपर भी असर पड़ रहा है। एक लैंडमार्क क्लाइमेट और सिक्योरिटी ट्रीटी हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें ये कहा गया है, जो 2023 में अनाउंस की गई, उसमें ये कहा गया है एक पाथवे प्रोवाइड किया जा रहा है 280 तुआलंस के लिए एनुअली, कि वो ऑस्ट्रेलिया को माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये अगले साल से शुरू होगा। इसके बाद आगे यहाँ पर ये बताया गया है कि तुवालू की जो लैंड है वो सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर की है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। सॉरी, 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, ये ध्यान रखिएगा। विच इज़ मोर देन ट्वाइस द साइज ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के साइज से भी दुगना है। इसका मतलब वैसे तो कुल एरिया सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन ये फैला हुआ इस तरीके से है कि इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो बहुत बड़ा है, 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अभी के लिए अगर हम बात करें तो तुवालू इज़ अटेम्प्टिंग टू बाई टाइम। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सी वॉल्स और बैरियर्स बना रहे हैं टू गार्ड अगेंस्ट द वर्सनिंग स्टॉर्म सर्जेस अकरिंग ऑन फूनाफूटी विच इज़ 400 मीटर एट इट्स वाइडेस्ट, ठीक है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइड है वहाँ पर भी सिर्फ 400 मीटर का है। तो वहाँ पर जो स्टॉर्म सर्जेस वगैरह हैं उनसे बचने के लिए ये कुछ सी वॉल्स और बैरियर्स वगैरह बना रहे हैं। तुवालू ने 7 हेक्टेयर की आर्टिफिशियल लैंड भी बिल्ड की है, और ये प्लान कर रहे हैं कि और ज़्यादा इस तरीके की बिल्ड की जाए, ताकि इनकी उम्मीद है कि कम से कम ये टाइट से 2100 सन तक तो बच पाएँ, क्योंकि नासा ने तो प्रोजेक्ट किया, अदरवाइज़ 2050 में ही आधा एरिया जो है वो डूब जाएगा टाइट्स की वजह से। और तब तक नासा ये प्रोजेक्ट करता है कि तुवालू में जो सी लेवल राइज है वो 1 मीटर तक का हो चुका होगा, ठीक है। और डबल दैट इन अ वर्स्ट केस पुटिंग 90% ऑफ फूनाफूटी अंडर वाटर, यानी कि 2021 मतलब 2100 तक 2100 सन तक बताया गया है कि वहाँ पर जो वाटर लेवल राइज है वो 1 मीटर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और डबल दैट इन अ वर्स्ट केस, और इसका दुगना भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में 90% फूनाफूटी जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा। तो स्थिति यहाँ की बड़ी ख़राब है और सी लेवल राइज हो रहा है। तो उसको लेकर अभी यहाँ पर एक चीज़ और भी बताई गई है कि जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है वहाँ पर एक सी लेवल को लेकर, सी लेवल राइज को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, आज के दिन की बात बताई जा रही है। और उसमें यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज़ फेलिटी टियो, वो जो हैं विल सीक सपोर्ट फ्रॉम यूएन मेंबर्स, ठीक है। वो यूएन के मेंबर्स का यहाँ पर सपोर्ट मांगेंगे ताकि अपनी जो मैरीटाइम बाउंड्रीज और स्टेटहुड है उसको परमानेंटली रिकग्निशन मिल सके,
है ना। और ये यहाँ पर बताया गया है कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस, उनके साथ ये बेसिकली जो ओपनिंग डिस्कशन होगा वहाँ पर, उसमें ये बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और चाहूँगा कि आप एक तो थोड़ा सा ये जो तुवालू है वो कहाँ गया, अच्छा वो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये ना एक तो थोड़ा सा मतलब इसके बारे में भी, वैसे तो खैर आपने देखा होगा ये, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें तो इट वुड बी गुड। तो देखिए ये है तुवालू। ठीक है, ये जो सारे के सारे आइलैंड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये तुवालू के ही आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे आपको समझ में नहीं आएगा, बट वैसे तो खैर हमने इस रीजन को पहले भी काफ़ी डिस्कस किया हुआ है ना, बट इतना छोटा करने में तो वो गायब ही हो जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर है। और अगर मैं आपको इसको वैसे दिखाऊं, मैंने इसकी एक इमेज भी डाउनलोड की थी, इस तरीके से है। ठीक है, ये तुवालू के सारे जो अटॉल्स हैं वो है, दैट इज़ नानू मेया अटॉल, नूकू फेटो अटॉल, फूनाफाटी अटॉल, ठीक है, और नूकू लाई लाई अटॉल, नियो लकीता अटॉल। तो ये सारे के सारे इस तरीके से अटॉल्स में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि अब वाटर लेवल या सी लेवल राइज कर रहा है, तो उसकी वजह से असर पड़ सकता है। ठीक है, तो आई होप ये सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे और आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह में अगर आप हमारी एनरोल करना चाहते हैं तो मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस बता ही दिए हैं। सारे के सारे आपको लिंक वेबसाइट में और ऐप पर मिल जाएंगे। एनरोल अगर आप करना चाहें तो जल्द से जल्द कर लें। और आप में से जो भी लोग मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ लेना चाहते हैं आईना की, उनके लिए ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो एट लेस देन ₹2 पर डे में आपको मिल जाती है, ओनली एट ₹59। ठीक है, जून जुलाई अगस्त की लॉन्च यहाँ पर हो चुकी है। और अगर आप पूरे कंपाइलेशन एक साथ लेना चाहते हैं 16 महीने की तो ₹680 में, 12 महीने की लेना चाहते हैं तो ₹510 में, 8 महीने की लेना चाहते हैं तो 345 में, और 4 महीने की लेना चाहते हैं तो ओनली एट 175 ये आपको मिल जाती है। और इसी तरीके से अगर आप हमारे ऐप को ज़रूर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और आपने अगर हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप हमारे ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे जो आईना सीरीज़ के फुल कोर्सेज़ हैं, मंथली कोर्सेज़, 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्सेज़ हैं, इनमें अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो हमारा जो बैच शुरू हो रहा है सी सेट का लाइव क्लास का, 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि 28 सितंबर तक एनरोलमेंट ओपन है। तो आप में से जो भी लोग चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। ओनली एट 999 में ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद हो सकता है कि अगर एनरोलमेंट खुले तो प्राइस वगैरह थोड़ा सा राइज हो जाए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को, इस अवसर को गंवाएं ना। और अगर आप सी सेट में अच्छा करना चाहते हैं तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लें। डेफिनेटली हम लोग जो है वो 100+ की तैयारी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाके आप इसकी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। और कोई अगर क्वेरी या डाउट है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प होती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी हेल्प भी होगी और आप लोगों के लिए भी ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे जो भी सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें। और बाकी भी अगर आपके और कोई सजेशंस फीडबैक हैं तो वो भी आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं, या अपनी कोई भी बात आप शेयर करना चाहें तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की हाइना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।